तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो वीडियो तो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल में बिल्कुल सही लिखा है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इतना कर लेते हो तब भी आपके एग्जाम पास हो जाता है। ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको कम लगती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में या तो फिर कमेंट बॉक्स में होगा। आप जाके वीडियो को देख लेना, जितनी भी वीडियोस इस टॉपिक पे बनी होंगी वो आपको दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है। और वो वीडियोस काफ़ी हो जाती हैं, इतना काफ़ी रहता है। अगर आप इसको कर लेते हो तो एग्जाम आपका पास हो जाता है। ठीक है, एटलीस्ट आपको लिखने आ जाएगा कि लिखना क्या क्या है आपको, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट आर द होमोनिम्स, गिव एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम्स। ठीक है। तो देखो, ये होमोनिम्स क्या होता है ये पूछ रहा है ये, और इसके कुछ 5 एग्जांपल्स देने की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पैटर्न है बहुत ही इजी है, बस आपको होमोनिम्स पता होना चाहिए क्या होते हैं। देखो, होमोनिम्स जो होते हैं वो एक तरीके की ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, जिनकी पंक्चुएशन या बोले प्रोनाउंसिएशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन जो होती है, जो हम बोलते हैं ना, प्रोनाउंस करते हैं शब्दों को, सेम होती है, बट उनकी जो मीनिंग होती है वो अलग होती है। ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है। दो इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है, बाकी इनकी स्पेलिंग्स और इनकी जो प्रोनाउंसिएशंस होती है वो सेम टू सेम होती है। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग बोल देते हैं, पर हिंदी में हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ जो कि आपको पता हो पहले से ही, दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कुछ भी। अब डायरेक्टली जो चीज़ें होंगी वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो हम होमोग्राफ्स की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि वर्ड्स दैट शेयर्स द सेम स्पेलिंग बट हैव डिफरेंट मीनिंग, दे मे और मे नॉट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। देखो, कभी कभी क्या होता है इसमें, ये भी हो जाता है कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कुछ शब्दों में। मैं आपको नीचे शब्द बताऊंगा कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। ठीक है। बारी बारी से हम समझेंगे। ठीक है। और एक शब्द और था यहाँ पे, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है वर्ड्स दैट शेयर द सेम प्रोनाउंसिएशन। सिर्फ इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होती है उनकी, बाकी उनकी स्पेलिंग्स अलग हो सकती है। ठीक है। उनकी मीनिंग अलग हो सकती है, मीनिंग तो अलग होंगी ही होंगी इसके अंदर। ठीक है। होमोफोन्स, या जो भी हम, जिसमें हम आपको होमो दिख जाना समझ जाना, उसमें ऐसे शब्दों की बात की जा रही है जहाँ पे कि उनकी स्पेलिंग, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है, लेकिन मीनिंग एक होती है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एग्जांपल्स मैंने लिखे थे वो है बैट का। अब बैट आपको पता है ना, बहुत तरीके के बैट होते हैं। बैट एक मैमल भी होता है जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। बैट, ठीक है, बैटमैन से बैट। तो वो एक बैट वो होता है, और एक बैट होता है जिससे कि हम बैट बॉल खेलते हैं। ठीक है। बल्ला जो होता है उसको हम बैट बोलते हैं। तो एक इक्विपमेंट है छोटा सा जो कि बॉल को हिट करने के काम आता है। ठीक है, उसको हम बैट बोल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, पर डिफरेंट मीनिंग। ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं होमोफोन्स या फिर होमो होमोनिम्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड जो वर्ड है वो है राइट। राइट का मतलब सही भी होता है, सही करना, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को राइटली एनालाइज करना। और राइट मतलब सीधा भी होता है, राइट मतलब लेफ्ट का ऑपोजिट भी होता है राइट। ठीक है, मतलब कि ये राइट हैंड आगे जाके आपको राइट लेना है, यानी कि यू हैव टू टेक लेफ्ट और यू हैव टू टेक राइट। तो ये वाला जो राइट होता है, यानी कि लेफ्ट का जो ऑपोजिट है वो राइट होगा ऑब्वियसली, तो उसको ऑपोजिट भी आप लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा, मॉरल ऑफ लीगल इंटीमेंट, इंटीटमेंट जो भी है, सॉरी इस शब्द को मैं पढ़ नहीं पा रहा। ठीक है। तो कुछ शब्द वैसे होते हैं पढ़ नहीं पा रहे पाते हम लोग, कुछ कुछ लोगों को दिक्कत होती है, मेरे को कुछ कुछ शब्दों में है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना नहीं आता तो मैं आपको बता कैसे पाता, राइट। मॉरल और लीगल, यानी कि कोई चीज़ जो कि बहुत ही राइट है, जैसे कि आपको राइट टू स्पीक का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो मॉरल मतलब जो कि राइट हो, जो कि लीगली सही हो, उसको भी हम राइट बोल देते हैं। तो ठीक ठीक है। देखो, राइट के 3 शब्द यहाँ पे मतलब निकल के आए हैं, शब्द सेम है लेकिन उसके 3 अलग अलग मतलब है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। सेंटेंस बताया था आपको कि उसका मतलब कहाँ पे निकल के आ रहा है, किस मतलब की बात कर रहा है, किस राइट की बात कर रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे एक होता है टू, एक तो TO2 होता है, एक तो TOO2 होता है, और एक TWO2 होता है। यानी कि ये वाला टी तो आपको पता ही है, तो मतलब दो होता है। ठीक है। देखो, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, थोड़ी सी स्पेलिंग अलग अलग हो गई इनकी, राइट। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम टू सेम है, टू टू टू। टू मतलब होता है एक प्रीपोजिशन।
जैसे कि हम बोलते हैं ना, गो टू वर्क, गो टू स्टोर, तो वो वाला टू होता है। एक होता है टू, TOO वाला टू, जिसमें कि इनफ, यानी कि इट्स टू हॉट, यानी कि इनफ से बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे कि अब ठंड पड़ रही है ना अभी जनवरी में, दिल्ली में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं टेम्परेचर जो है वो 7, कभी 8 ऐसा भी हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में। रात में तो और भी कम हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे इट्स टू कोल्ड, इट्स टू चिली, ठीक है, डबल ओ लगाएंगे वहाँ पे। और एक होता है नंबर वाला टू, जो कि सबको पता है, जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, 1 2 3 4 स्पेलिंग में याद करते हैं। तो ये शब्द आपको समझ में आ गया ना, 5 मैंने बता दिए हैं आपको। देखो इनको एक साल क्यों कवर किया मैंने, देखो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 वर्ड्स हो गए ना यहाँ पे, इतना काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए। अब बाकी आपको अगर एग्जाम में कुछ और एग्जाम्पल याद आए तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कम पड़ रहा है उस कंडीशन में, ठीक है जी। उसके अलावा हाँ, एक शब्द और रह गया था यहाँ पे, क्लोज। क्लोज भी होता है, यानी कि क्लोज का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, किसी चीज़ को सील करना, क्लोज, ठीक है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो क्लोज होती है, ठीक है, क्लोज करना। दूसरा होता है क्लोज, मतलब नियर बाय, यानी कि मेरे आसपास में है। दिस इज क्लोज टू माई हाउस, यानी कि माई ऑफिस इज क्लोज टू माई हाउस, मेरा घर से बहुत पास है, मेरा जो ऑफिस है वो बहुत पास है घर से, ठीक है। क्लोज मतलब द डोर इज क्लोज, जो गेट है वो बंद है, ठीक है। उसके बाद वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू एडिट प्रूफ रीडिंग योर राइटिंग। अब देखो, जब कभी भी आप कुछ भी लिख रहे होते हो, तो आपको ना एक अंदाज़ा लगाने के लिए आपको उस चीज़ को दोबारा पढ़ना होता है कि भाई मैंने जो लिखा हुआ है वो सही से है कि नहीं है, उसमें मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है एडिट करने की, कुछ और प्रोनाउंसिएशंस यूज़ करने की, या फिर जैसे कि मेरा कुछ स्पेलिंग गलत तो नहीं है, मेरी जो सेंटेंस में मीनिंग निकल के आ रही है वो कुछ बदल तो नहीं गई है, क्योंकि एक सेंटेंस चेंज होने से, एक वर्ड्स के चेंज होने से पूरी सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है। जैसे होता है ना, राइट का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी समझना है। ये अलग टॉपिक है, अलग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस की बात बताऊं तो मैं सबसे पहला जो है वो इंश्योर क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी, यानी कि आपको लिखने के टाइम जब आप लिख चुके होते हो एक टॉपिक को, मान के चलिए आपने एक ऐसे लिखा, ठीक है, निबंध लिखा किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, ठीक है, आपने कुछ भी, मतलब जो आपको अच्छा लगा आपने वो टॉपिक लिखा ऐसे, ऐसे के रूप में आपने उसको लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपने जितने भी पेज लिखे हैं, 4 पन्ने 5 पन्ने, उनको आप दोबारा से रीड करते हो। क्या आप क्यों रीड करते हो? क्लैरिटी के लिए, कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर आप कुछ लोगों को और दिखाओगे, अपने पेरेंट्स को या अपने घर में जो भाई बहन होंगे उनको एक बार आप रीड कराओगे कि समझ में आ रहा है तो तुझे तुझे तो इससे क्लैरिटी पैदा होती है आपको, ठीक है, और ये समझ में आता है कि ये पढ़ने लायक है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरा जो है वो इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग की बात होती है कि भाई आप जो लिखते हो उस पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ट्रस्ट करने लायक है भी या नहीं है। कुछ चीज़ें आपने ऐसी लिख दी जो कि फैक्चुअली नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। तो ये हो गया। सेकंड है मैक्सिम मैक्सिमाइज इम्पैक्ट, फोकस ऑन द मैसेज, मीट स्टैंडर्ड्स। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, आपको जो भी आप लिख रहे हैं ना उसमें जो आपका मैसेज है वो, उस पर आपको फोकस करना होता है कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो उसमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपके मैसेज जो आपने जो सोच के शुरू किया था उस टॉपिक को लिखना, वो कुछ और ही बदल गया लास्ट में जाके, आपने कंक्लूजन में कुछ और ही लिख दिया फिर, ठीक है। तो वो उससे भटकना नहीं है आपको, उससे ना जो रीडर्स होते हैं उनको दिक्कत होती है समझने में फिर चीज़ों को, कि यार ये समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को आपको मेंटेन रखना होता है वहाँ पे, क्योंकि देखो एक यहाँ पे ना आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि आप एक नॉर्मल पेपर लिख रहे हो, नहीं, आपको एक ऑथर के हिसाब से सोचना है कि अगर आप एक न्यूज़ लेटर में कुछ लिख रहे होते हो, न्यूज़ में आप कुछ डाल रहे होते हो, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो लिखते हो आप, उसको हज़ारों लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हज़ारों लोग लाखों लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सेंस बनना चाहिए कुछ, ठीक है, उसमें रियलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आप पे केस भी दर्ज किया जा सकता है उस कंडीशन में, ठीक है।
उसके अलावा प्रिवेंट्स मिस कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो क्रिटिकल एरर्स होते हैं वो आपको कैच करने होते हैं, क्योंकि आप दोबारा रीडिंग करते हो 3 बार 4 बार 5 बार, तो आपको कुछ ना कुछ कमी दिखती है आपने जो भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आपको कैच करना है, उसको ठीक करके फिर से लिखना है, ठीक है। तो ये इतना ही काफ़ी है, इतना हो जाएगा इसमें, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखो ये मैंने क्यों बनाया है ये पैराग्राफ, ये आपको भी बनाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। जब आप लिख रहे होंगे वो आप ऐसा बना सकते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट यही है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको शुरुआत करनी है पैराग्राफ से, ठीक है। आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कैसे, जैसे मैंने ये लिखा है ना इंट्रोडक्शन, ऐसे लिखना है आपको, फिर उसको आपको बारी बारी से इस तरीके से इसको बना के पॉइंट ऐसे लिख देना है, इनको फिर बारी बारी से नीचे से जो है शुरू करते हुए आपको इनको एक्सप्लेन करते हुए चले जाना है, कि जितने भी लाइन आपसे हो एक टॉपिक पे उतना आपको लिखना है। आप देखना आपके 2 पेज तो आसानी से भर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप पॉइंट से लिखते हो तो, ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक्स में, जैसे कि मैंने पॉइंट बताया आपको, इसमें अगर आप 2-2 3-3 लाइन में लिख देते हैं तो भी आपका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम चला जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनर आपसे नंबर काटेगा भी नहीं, आपके अच्छे नंबर देगा आपको जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें से। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, हाउ वुड यू राइट एन ऐसे फॉलोइंग द प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। तो प्रोसेस अप्रोच की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसको आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखो इसमें क्या होता है, जब जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है ऐसे लिखने का, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये मतलब प्रोसेस होता है बेसिकली। इसमें सबसे पहले आप प्री राइटिंग करते हैं, ठीक है। राइटिंग यानी इसका मतलब आप कुछ भी जो आप लिखने से पहले जो भी आप चीज़ें सोच रहे होते हो कि भाई मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगी, उसके लिए आप प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं कि किस टॉपिक्स पे आप बात करेंगे स्पेसिफिकली, आइडिया क्या होगा आपका बात करने के पीछे, आप उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर आप डेवलप करेंगे, उस पर थीसिस लिखेंगे, ठीक है। थीसिस ढूंढेंगे आप और लोगों की कि उस पर उन लोगों ने क्या विचार दिए हैं, तो उस हिसाब से आप अपना निर्णय बनाएंगे कि आपको किस तरीके से उसको लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा यानी कि इसमें क्रिएट एंड आउटलाइन, कि भाई आप इस टॉपिक पे ये बात लिखने वाले हैं, आपने बना दिया, ड्राफ्ट हो गया पहली चीज़ इसमें। उसके अलावा राइट द इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप। इंट्रोडक्शन मतलब समझ आता है ना आपको, मतलब कि शुरुआत जब हम करते हैं किसी टॉपिक की तो शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन में कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्या वो होता है कि नहीं होता है। इससे क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं उनको एक इंटरेस्ट पैदा होता है चीज़ों को पढ़ने में, कि क्योंकि क्वेश्चंस आपने डाल दिए तो उस क्वेश्चन को वो सर्च करेगा कि आपने उसका आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। उसके अलावा आप मेन जो टॉपिक्स होते हैं वो पैराग्राफ में लिखते हैं, उसके अलावा कंक्लूजन पे आते हैं, तो ये एक ड्राफ्टिंग हो गई, ठीक है। सेकंड चीज रिवीजन या रिवाइजिंग जो भी है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपने स्ट्रक्चर लिखा है उसको आप देखते हो, ध्यान में रखते हो, ठीक है। और आप उसमें क्लैरिटी ढूंढते हो कि उसमें क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और जो फीडबैक्स है लोगों के वो आप लेने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसके अलावा रीअरेंज करते हो, कुछ डिलीट करते हो, कुछ ऐड करते हो, कहने का मतलब कि कुछ ख़राब हो गया तो उसको आप ठीक करोगे, कुछ चीज़ें को बदलोगे, उसमें कुछ चीज़ें जो ख़राब लग रही हैं उसको आप डिलीट करोगे, कुछ शब्दों को आप ऐड भी करेंगे, इसके अंदर ये आता है, ठीक है। रिवाइजिंग के अंदर, रिवाइजिंग का मतलब ये होता था कि आप कुछ चीज़ें जो गलत है उसमें उसको आप सुधार सके, अपनी गलतियों को ठीक कर सके। एट द एंड एडिटिंग का टाइम आता है, जब वो टाइपिंग में जा रही होती है आपकी पैराग्राफ, यानी कि जब वो टाइप होगी तो उसमें अरेंजमेंट जो होती है, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होंगी, थोड़ी बहुत जो बच रही होंगी, वो टाइपिंग में ठीक हो जाती है, ठीक है। वो इसमें आ जाता है। उसके अलावा प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग सब कुछ हो जाने के बाद एक बार फिर दोबारा से उसको रीड किया जाता है, ठीक है। उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक देखी जाती है, वो कोई बड़ा, जैसे कि मैंने लिख दिया तो मेरे से जो कोई सीनियर होगा वो चेक करेगा एक बार उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स फॉर हाउ टू सच स्किल्स हेल्प अस टू बिकम बेटर लर्नर। 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स। स्किल्स क्या समझते हो आप, स्किल्स मतलब जो आप आपके अंदर जो एक तरीके से टैलेंट होता है, ठीक है। आप जो आप चीज़ों को कर सकते हो वो आपकी स्किल्स होती है। आपकी स्किल्स खाना बनाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है, 3 मेजर टाइप्स ऑफ स्टडी स्किल्स। सबसे पहला होगा इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसको बोलते हैं मेन, जो इसमें जो मतलब होता है, इसमें जो बेसिकली इसका जो दूसरा शब्द है जो कि यूज़ करना चाहिए था मुझे, वो है कॉग्निटिव स्टडी स्किल्स। इसमें क्या होता है, आप एक्टिव रीडिंग करते हो चीज़ों को, ठीक है, और नोट्स लेते हो चीज़ों के बारे में, और अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जो भी वहाँ पे एक लिखा हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक पैराग्राफ में, उसको आप चीज़ों को सही पढ़ते हो। आप कब कभी भी देखो, कोई भी किताब आप पढ़ रहे होते हो तो आप चीज़ों को एक्टिवली पहले रीड करते हो, ठीक है। आप रीड करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको लगता है कि इसको मेरे को लिख लेना चाहिए अपने किसी बुक वगैरह में या नोटबुक में, तो आप उसको लिखते हो कि भाई इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, तो इसको मैं ये ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा सॉरी मेटा कॉग्निटिव स्टडी स्किल्स, इसमें क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन को आप देखते हो। आप उससे कितनी सीखते हो, आपने उससे क्या ग्रैब करा, ठीक है, आपको उससे क्या समझ में आया, वो सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है। चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रैकिंग प्रोग्राम प्रोग्रेस एज योर स्टडी। आप ये इसमें ये भी चेक करते हैं कि आप कितना आप समझ पाए हो, कितना आपने सीखा है उसमें, जो मैंने आपको ऊपर बताया सेम वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया उसको, ठीक है। मैं पूरा क्यों पढ़ता हूँ बार बार, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई आपने ये लिखा है, ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो बताया नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करा। तो सेम टू सेम चीज़ें होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना ही क्यों था, ठीक है। टाइम वेस्ट करवाते हो आप लोग, और तो कुछ नहीं है। रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि टाइम मैनेजमेंट समझते हैं ना, जिसमें कि आप टाइम को मैनेज करते हो, आपके पास दिन में 12 घंटे होते हैं काम करने के लिए, तो आप उस टाइम को मैनेज करते हो कि उस टाइम में आप क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। कि एक घंटे का ब्रेक लेंगे आप टाइम की, काम के बीच में, बाकी आप जो है टाइम के हिसाब से काम करेंगे, वगैरह वगैरह। क्रिएटिंग मेंटेनिंग स्पेस टू वर्क, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्किल्स बताई है मैंने, जो कि एक लर्नर को एक बहुत ही अच्छा लर्नर बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि खुद को टेस्ट करते रहना कि आप कितना सीखे हो, ठीक है। अभी आप इस वीडियो को देख के ना मुझे कमेंट करके बताना कि आप इससे क्या सीखे हो, आपने कुछ ग्रैब किया, कुछ नहीं किया, तो मुझे पता चलेगा। कुछ बारीकियाँ जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, आपको कुछ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन से आप बता सकते हो मेरे को। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज एफिशिएंसी, टाइम मैनेजमेंट, रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब देखो, कभी भी आप कुछ समझो एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अगर आप एक बार तैयारी करते हो, आपको टेस्ट करते हो, अपने आप को मिरर में देख के प्रैक्टिस करते हो, अपनी कोई घर में सिबलिंग्स हैं उनसे आप बात करते हो, मतलब एक तरीके से सेशन लेते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं, तो मॉक इंटरव्यू लेते हैं एक दूसरे का, तो उसमें आप टेस्ट करते हो खुद को कि आपको कितना अच्छा और करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और जो स्ट्रेस होता है वो भी आपका कम होता है, डर जो होता है इंटरव्यू का, एग्ज़ाम का, वो कम होता है आपका, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप एक इंटरव्यूअर के सामने आराम से जाके बैठते हो, ठीक है, और बेझिझक होके जो है अपने आंसर्स देते हो वहाँ पे, तो ये आपका रहता है, ठीक है। इसमें ये स्किल्स आपकी डेवलप होती है। तो बाकी इतना ही था आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।